मैं आदरणीय प्राचार्य महोदय से निवेदन करता हूँ कि मुझे इस वेबिनार को इंट्रोड्यूस करने की अनुमति प्रदान करें। प्लीज शुरू करें। Respected Principal Sir, our distinguished resource person Professor Naresh Dadit ji, all the faculty members of different institutions and all other participants. First of all, a very good afternoon to all of you. मैं समय सिंह मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर राजनीति विज्ञान विभाग, मीर भोज पीजी कॉलेज दादरी, हमारे सम्मानीय प्राचार्य महोदय की पूर्वानुमति से इनॉग्रल एड्रेस हेतु आपके समक्ष उपस्थित हूँ। जैसा कि हम सभी परिचित हैं, आज एक अति महत्वपूर्ण दिवस है। आज हमारे देश की दो महान विभूतियों महात्मा गांधी एवं लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती हम मना रहे हैं। भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में उनके बहुमूल्य योगदान को देश सदैव याद रखेगा। गांधी जी और शास्त्री जी ने न सिर्फ सिद्धांत रूप में बल्कि राजनीति में नैतिकता के जिन उच्च मानकों को स्थापित किया, आज उनकी महती आवश्यकता को स्वीकारते हुए सर्वप्रथम उन्हें कोटि कोटि नमन। जैसा कि आप सभी जानते हैं, क्लाइमेट चेंज मौजूदा दौर की सबसे प्रमुख चुनौतियों में से एक है, जिससे हम सभी हमारे डेली लाइफ में रूबरू हो रहे हैं। बाढ़, भूकंप, सुनामी, चक्रवात जैसी प्राकृतिक आपदाएं बढ़ती जा रही हैं। सीजनल जो साइकिल है, मौसमी चक्र, उसमें बदलाव हम सभी महसूस कर रहे हैं, जब सितंबर के लास्ट वीक तक भी बारिश हो रही है। इसी क्रम में राजनीति विज्ञान विभाग, मीर भोज पीजी कॉलेज दादरी, गौतम बुद्ध नगर द्वारा आज यह राष्ट्रीय वेबिनार आयोजित किया जा रहा है। अक्सर एक कोट गांधी जी को उद्धृत की जाती है, द अर्थ हैज़ इनफ फॉर ह्यूमन नीड बट नॉट फॉर ह्यूमन ग्रीड। ऐसे में कई बार जहन में यह सवाल उठता है कि क्या गांधीवादी चिंतन क्लाइमेट चेंज जैसी चुनौतियों पर भी कोई दृष्टिकोण रखता है। टुडे एस्टीम्ड रिसोर्स पर्सन प्रोफेसर नरेश ददीत जी will enlighten us on this. He is a well-known scholar of Gandhian and peace studies with an academic career spanning over 28 years. Under his guidance, 28 students have been awarded PhDs. He is former Vice Chancellor of Vardhaman Mahavir Open University, Kota, Rajasthan. Apart from that, he is the first Asian who was elected convener of Peace Education Commission of International Peace Research Association. Our respected principal sir, Dr. Rajendra Singh Pawar, is present here with us. He is an MSc, PhD from Chaudhry Charan Singh University, Meerut. He has more than 32 years of teaching experience in the Department of Mathematics, Mihir Bhoj College, Dadri. He has devoted more than 3 decades of his life for the development of this college and its students. महाविद्यालय के विकास और छात्र छात्राओं के ज्ञानवर्धन हेतु उनकी तत्परता का प्रत्यक्ष प्रमाण यह है कि इस वेबिनार को आपने न केवल त्वरित रूप से अनुमति प्रदान की, बल्कि समय समय पर मेरा मार्गदर्शन और उत्साहवर्धन भी किया। शैक्षणिक गतिविधियों के साथ साथ विभिन्न सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भी आपका सक्रिय योगदान एवं सहभागिता देखने को मिलती है। अब ज़्यादा समय न लेते हुए I would like to request our respected principal sir, Dr. Rajendra Singh Pawar, to formally welcome our esteemed resource person, Professor Naresh Dadit ji, and permit us to start the webinar. Respected principal sir. थैंक यू समय सिंह जी। हम आपका प्रोफेसर नरेश जी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करते हैं। उन्होंने समय निकाला और साथ साथ समय सिंह जी का भी, क्योंकि उन्होंने ये अवसर दिया कि हमारे बीच एक ऐसी हस्ती है जिनके बारे में खुद समय सिंह जी ने अभी बताया है। बहुत अच्छा लगा है और ये एक अच्छा अवसर हमें मिला है और भविष्य में भी शायद हमें ये मौका मिलता रहेगा। इसी आशा के साथ मैं आमंत्रित करता हूं प्रोफेसर नरेश जी को। प्लीज शुरू करें। धन्यवाद पवार साहब एवं मीना जी। आज 2 अक्टूबर है और आज सुबह से ही किसी न किसी वेबिनार में व्यस्त होना पड़ रहा है, इसलिए अभी 15 मिनट पहले मैं छूटा हूँ किसी वेबिनार से और 4 बजे और एक में जाना है, इसलिए मैं ज़्यादा देर तो बात नहीं कर पाऊँगा। करीब आधे घंटे में बात अपनी समाप्त करने की कोशिश करूँगा। जो विषय मुझे दिया गया है वो है आज के जो क्लाइमेट चेंज की स्थिति बन रही है उसमें क्या गांधी दर्शन किसी प्रकार से उसकी उपयोगिता है या नहीं है।
मेरा मानना है कि अगर हम गांधी दर्शन को एक समग्रता से उसका अध्ययन करें तो उसके बहुत से डायमेंशंस हैं। उसमें से एक डायमेंशन ये भी है कि मनुष्य प्रकृति के साथ कैसे संबंध रखे। हम जानते हैं कि मनुष्य और प्रकृति में जो संबंध है वो दो तरह से परिभाषित होते हैं। एक तो जो भारतीय संस्कृति या ट्राइबल सोसाइटी जो रही है पुरानी, उसमें हजारों वर्षों से एक विशेष प्रकार से मनुष्य और प्रकृति में संबंध माने गए हैं। उसमें ये माना गया था कि मनुष्य प्रकृति का एक अभिन्न अंग है और इसलिए उसको वो एक अभिन्न अंग है और उसका एक विशेष अंग हम मान सकते हैं, लेकिन वो उससे अलग नहीं है। और इसलिए जितने भी आप हम सांस्कृतिक रूप से देखें और कल्चर में देखें हमारी, तो जो पुराने रीति रिवाज हैं, जो पुराने हमारे फोक डांसेस हैं, फोक कल्चर है से कहा जाता है, उन सब में ऐसी परंपराएं हमारे समक्ष मिलती है जिन परंपराओं से ये बात पोषित होती है कि मनुष्य प्रकृति का एक हिस्सा मात्र है, प्रकृति के से अलग नहीं है, ऊपर नहीं है। और प्रकृति का हिस्सा होने के कारण से मनुष्य और प्रकृति में किसी प्रकार की एक संघर्ष की स्थिति नहीं आती है, ऐसा माना जाता था। दूसरी जो धारणा है मनुष्य और प्रकृति के बीच में जो सामने आती है, वो धारणा है जो एनलाइटनमेंट पीरियड के बाद में आरंभ होती है, जिसे हम कहते हैं ज्ञानोदय युग के बाद में, और मानवतावाद जिसे कहते हैं उसके बाद में, जब ये माना गया कि मनुष्य एक विशेष प्रकार का जीव है जो प्रकृति का हिस्सा नहीं है, वो एक अलग तरह से एक्सीडेंटली एक मनुष्य बना है, और वो उसका एक्सीडेंट ये है कि उसमें रीजन है, विवेक है, और मनुष्य का विवेक उसको सबसे अलग करता है, चाहे वो दूसरे पशु हो चाहे प्रकृति हो। और वो विवेक व्यक्ति को ये शक्ति देता है, समझने की शक्ति देता है और चीजों को क्रियान्वित करने की शक्ति देता है, जिसके कारण से वह अपनी स्थान ऐसा बनाता है कि सारे विश्व में उसका एक प्रभुत्व स्थापित हो सकता है और हो गया है। पशु पक्षी हम जानते हैं चाहे कितने ही शक्तिशाली हो शारीरिक रूप से, लेकिन मनुष्य अपनी बुद्धि के बल पर उनको नियंत्रित कर लेता है, चाहे हाथी हो चाहे शेर हो चाहे कोई भी हो। तो मनुष्य की बुद्धि उसको, या रीजन उसको एक विशेष प्रकार का प्राणी बनाती है जो उसको प्रकृति से अलग करते हैं। और इसलिए जो इसका एक, ये तो एक सोचने का तरीका था, लेकिन इसका एक जो नेगेटिव जो कैरेक्टरिस्टिक सामने आया, जो नकारात्मक बात सामने आई, जिसे कहा जाता है टेक्निकल भाषा में एंथ्रोपोमॉर्फिज्म। एंथ्रोपोमॉर्फिज्म का अर्थ है कि जिसमें ये माना जाए कि मनुष्य इस यूनिवर्स का केंद्र है, सारा ब्रह्मांड जो बना है उसका केंद्र मनुष्य है। इसलिए मनुष्य के पास ये अधिकार है कि वह इस सारे ब्रह्मांड को अपनी इच्छा से अपने सुख सुविधा के लिए उसको नियंत्रित करे, उसमें परिवर्तन करे। हम देखते हैं कि जो मकान बनाए जाते हैं, शहर बनाए जाते हैं, बड़े बड़े जो कारखाने बनाए जाते हैं, वो सब प्रकृति को तोड़ कर बनाए जाते हैं। प्रकृति, सड़कें बनाई जाती है, जंगलों को काटा जाता है, पहाड़ों को तोड़ा जाता है, नदियों का पानी परिवर्तित किया जाता है, उसको बांध बनाया जाता है। तो हम प्रकृति के साथ खिलवाड़ करते हैं इस धारणा के आधार पर कि हम, जिसे कहा जाता है एंथ्रोपोमॉर्फिज्म, के मनुष्य केंद्र में है ब्रह्मांड के, और उस केंद्र में होने के कारण से मनुष्य जो है वह हमेशा किसी भी प्रकृति के किसी भी रूप को अपने सुख सुविधा के लिए, अपनी इच्छाओं के लिए परिवर्तित कर सकता है। इसका दुष्परिणाम ये हुआ कि हमने मान लिया कि प्रकृति से कैसे भी खिलवाड़ की जाए, वो हमारे लिए है, हम प्रकृति के लिए नहीं है। और उसी का दुष्परिणाम अब धीरे धीरे सामने आने लगा, जिसे हम क्लाइमेट चेंज का नाम देते हैं। एक स्थिति आने के पश्चात जब हमने प्रकृति का दोहन एक निश्चित स्थिति से ज्यादा करना आरंभ किया, तो प्रकृति हमको एक संकेत देने लगी कि आप अगर नहीं सुधरोगे तो प्रकृति आपका विनाश भी कर सकती है। और इसके बहुत से उदाहरण हमारे सामने धीरे धीरे सामने आ रहे हैं। जैसे हम देखते हैं ग्लेशियर पिघलने लगे हैं, समुद्र जल जो है उसका स्तर बढ़ने लगा है, गर्मी ज्यादा पड़ने लगी है, ओजोन लेयर में छेद हो गए हैं। तो ऐसे बहुत से उदाहरण हमारे सामने धीरे धीरे आने लगे हैं, जो बता रहा है कि प्रकृति हमसे नाराज है। और जो क्लाइमेट चेंज जिसे कहा जाता है, उसके अनुसार ये परिवर्तन हो रहा है। और जो मनुष्य का अहंकार था कि वो पूरे ब्रह्मांड का केंद्र है, उस अहंकार को ही चुनौती है। अब हम गांधी की अगर बात करें तो हम देखेंगे कि गांधी ने जो अपना चिंतन दिया, जैसा अभी मीना जी ने शुरुआत में बताया था, कि गांधी का एक बहुत ही फेमस स्टेटमेंट है, बहुत प्रसिद्ध वाक्य है
कि the earth has got enough to satisfy the need of all human beings, but it hasn't got enough to satisfy the greed of even a single person. धरती के पास इतना सब कुछ है कि वह सारे व्यक्तियों की इच्छाओं को पूरा कर सके, लेकिन इतना नहीं है कि एक व्यक्ति के लालच को भी पूरा किया जा सके। और ये जो डेवलपमेंट विकास हो रहा है एंथ्रोपोमॉर्फिक थिंकिंग के आधार पर, वो इस लालच पर आधारित है, जो हम अपनी सेंसेस को सेटिस्फाई करने के लिए जो अपनी इच्छाएं बढ़ाते जाते हैं, जिसे हम आज की इस दुनिया के आज के संदर्भ में कहते हैं कंज्यूमरिस्ट सोसाइटी जो बढ़ती जा रही है, उस कंज्यूमरिस्ट सोसाइटी के अंतर्गत हम अपनी इच्छाओं को बढ़ा रहे हैं, उस इच्छाओं को पूरा करने के लिए प्रकृति का दोहन कर रहे हैं, और उसके कारण से हम धीरे धीरे प्रकृति को समाप्ति की तरफ, प्रकृति को नियंत्रित करने की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। तो गांधी का विचार मूल रूप से चूंकि अहिंसा का विचार है, गांधी जो नोन है, जिसके कारण से गांधी को जाना जाता है, दर्शन उसका जो जाना जाता है, उसके एक्शन जाने जाते हैं, वो मूलतः उसके अहिंसा का विचार है। अहिंसा के विचार का जो आधार है वो ये है कि सारी प्रकृति इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग्स एंड अदर बीइंग्स, ये सभी एक दूसरे से भाई बहन व्यापक हो सकता है। और उस व्यापकता के आधार पर जो अहिंसा का प्रयोग गांधी ने किया, उसमें मूल मंत्र यही था कि अहिंसा तभी सफल हो सकती है जब हम ये स्वीकारें कि सभी प्रकृति हमारे साथ जुड़ी हुई है, हम उससे जुड़े हुए हैं। हर व्यक्ति को प्रकृति से उतना ही लेना चाहिए जितना कि उसको आवश्यक है। एक इसका उदाहरण है बहुत बड़ा, गांधी के जीवन से बहुत उदाहरण हम जानते हैं कि गांधी नेचुरल रिसोर्सेस का कम से कम उपयोग करते थे, केवल उतना ही करते थे जितना स्वयं के लिए करते हो या काम में आता हो। एक बार वो जब बहुत बार जब घूमने वो जाते थे, अलग अलग जगह पर गए थे मीटिंग्स वगैरह में, तो एक जगह वो कहीं पर नदी के किनारे किसी शहर में या किसी गांव में रुके थे, और तब उन्होंने कहा, ने जो साथ उनके बहुत से लोग रहते थे, कि भैया 2 बाल्टी पानी भर के लियाओ, मेरे को नहाना वगैरह है, कपड़े धोने नहाना है। तो व्यक्ति पास में नदी बह रही थी तो उससे 2 बाल्टी भर के लेके आया। गांधी ने उसका उपयोग किया और लगभग 1 बाल्टी पानी बच गया। तो 1 बाल्टी बच गया तो गांधी ने उस व्यक्ति से कहा कि तुम इसको वापस से दे के आओ, इसको वापस, पानी को वापस से नदी में डाल के आओ। वो आदमी बड़ा आश्चर्यचकित हुआ। उसने कहा, बापू इसमें वापस जाने कितनी दूर से लेके आया पानी, इतनी दूर वापस जाने की क्या आवश्यकता है, इसको ये गिरा दो, अपना काम हो गया, तो इसको और क्या काम करें। तो उसने कहा, नहीं, ये इस पे मेरा अधिकार नहीं है, ये प्रकृति का अधिकार है, ये पानी प्रकृति का है, इसमें से जितना उपयोग मुझे चाहिए था मैंने ले लिया है, बाकी जो बचा हुआ वो किसी और के काम आएगा, या प्रकृति अपने हिसाब से इसका वो उपभोग करेगी। अगर तुम इसको नहीं गिराने जा रहे हो तो मैं इसको गिरा के आऊंगा, मैं इसको अनावश्यक रूप से इसको इस्तेमाल नहीं कर सकता या इसको खराब नहीं कर सकता। ये गांधी की सोच थी। यानी जो सोच है वो मुख्य रूप से कि प्रकृति के साथ हमारा संबंध ऐसा ही होना चाहिए जैसे हमारे बच्चों के साथ है, जैसे हमारे घर वालों के साथ है, जैसे हमारे जिनसे हम प्रेम करते हैं उनके साथ है। प्रेम का संबंध प्रकृति से होगा तभी हम अहिंसक हो सकते हैं। तो अहिंसा का सिद्धांत आधार है। जो आज क्लाइमेट चेंज है, इसका विरोध करने का जितने भी सूत्र हैं जो विरोध किए जाते हैं दुनिया भर में, उन सब का आधार अहिंसा माना गया है। एक बहुत बड़े इकोलॉजिस्ट हुए हैं जो एनवायरमेंटलिस्ट जिन्हें कहते हैं, वो है, उनका नाम है आर्ने नेस, नॉर्वे के थे, वो नोबेल प्राइज भी मिला था उनको। वो गांधी को अपना गुरु मानते थे और वो भारत में भी आके रहे थे, हिमालय में आके रहे थे, और उन्होंने एक नई अवधारणा दी थी इस पर्यावरण को बचाओ के संदर्भ में, और जिसे कहा जाता है डीप इकोलॉजी। डीप इकोलॉजी कॉन्सेप्ट दिया था। उसने कहा था 2 तरह की इकोलॉजी होती है। इकोलॉजी का अर्थ है कि जिसमें हम किस तरह से पर्यावरण का रक्षा करें। तो एक तो उसने कहा कि डीप इकोलॉजी, एक शैलो इकोलॉजी। शैलो इकोलॉजी मतलब का वो आभासी इकोलॉजी से कह सकते हैं, वो तो वो होती है जिसमें माना जाता है कि हम थोड़ी बहुत सरकारी नियमों में परिवर्तन करके और एनवायरनमेंट को बचा सकते हैं। तो जैसे कहीं पर पेड़ कट रहे हो तो उसके कुछ नियम होने चाहिए, कहीं नदी का पानी हम बांध बना रहे हो तो उसके कुछ नियम हो, कहीं पहाड़ काट रहे हो तो उसके कुछ नियम हो। वो सारे नियम अधिकतर देशों में जो इनके नियम बनते हैं, पहले नहीं थे पर धीरे धीरे बन गए, तो वो तो शैलो इकोलॉजी मानती, सिर्फ इससे ही एनवायरनमेंट बच जाएगा। लेकिन आर्ने नेस ने कहा, और वो गांधी से प्रभावित था, उसने गांधी के अहिंसा के सिद्धांत पर आधारित एक नई अवधारणा दी, और उसने कहा नहीं, इससे पर्यावरण नहीं बचेगा, हमें
डीप इकोलॉजी की बात करनी पड़ेगी। डीप इकोलॉजी का अर्थ क्या है? उसने एक नया इसको एक्सप्लेन करने के लिए कहा कि हमें मानना पड़ेगा कि पृथ्वी हमारी माँ है। जो उसने शब्द दिया था गैया, गैया, कि पृथ्वी हमारी माँ है और माँ के साथ जैसा बर्ताव किया जाता है वैसा ही बर्ताव हमें पृथ्वी के साथ करना चाहिए। इसलिए ये छोटे-मोटे जो हम जिसे कह सकते हैं कॉस्मेटिक चेंजेस जो कर रहे हैं कि नदी कैसे में बांध कैसे बनाएं या पेड़ कैसे काटें या सड़क कहाँ पर बननी चाहिए नहीं बननी चाहिए, इससे पृथ्वी नहीं बचेगी। हमें पृथ्वी को अपनी माँ मानकर उसके साथ ऐसा संबंध स्थापित करना पड़ेगा कि हम उससे अलग ना हो सके, हम उसी के हिस्सा बने रहे। तब तो हम इस पृथ्वी को बचा पाएंगे, अन्यथा ना बचा पाएंगे। मेरे खुद का एक किस्सा है जीवन का जो शेयर करना चाहूंगा। मैं कुलपति बना था कोटा के अंदर वर्धमान महाविद्यालय में। तो वहां पर जो कुलपति निवास है, तो वो जब मैं वहां रहने के लिए गया तो बारिश का मौसम आने वाला था। तो बहुत से जो लोग थे उन्होंने कहा साहब बारिश के मौसम में आप थोड़ा ध्यान रखिए क्योंकि यहाँ पर सांप बहुत निकलते हैं और सांप आ जाते हैं। तो मैंने कहा भी और सांप आ जाए तो साहब ये फोन नंबर है, ये जियोलॉजिस्ट है, ये सांप पकड़ते हैं, तो इनको आप तुरंत फोन करते हैं क्योंकि कई बार जहरीले होते हैं और घर के अंदर भी आ जाते हैं। तो मैंने उन जियोलॉजिस्ट महोदय को बुलाया घर पे। मैंने कहा भी ऐसा है कि ये बताया कि ये कोटा शहर इतना बड़ा बना हुआ है, इसमें यहीं पे सांप क्यों आते हैं इस इलाके में, हमारे यूनिवर्सिटी में और यहाँ पे जो रहते हैं उनके घरों पर, तो सांप यहाँ पर क्यों आते हैं? तो उसने कहा सर सांप यहाँ पर नहीं आते, आप यहाँ पर आ गए, ये सांपों की जगह थी। और यूनिवर्सिटी जब बनाई तो उन्होंने ये किसी ने नहीं सोचा कि भाई यहाँ सांप हजारों वर्षों से रह रहे होंगे तो इस जगह को सांपों के लिए सुरक्षित रख के दूसरी जगह बनाई जाए। क्योंकि हम तो सोचते हैं कि सारी दुनिया हमारे लिए, सारी जगह हमारे लिए, हमको किसी से पूछने की आवश्यकता ही नहीं है। एंथ्रोपोमॉर्फिक जो सोच है कि हम तो दुनिया के केंद्र हैं। तो सर आप सांपों की जगह आए हैं, सांप आपकी जगह नहीं आए, इसलिए ये सांप यहाँ से नहीं जाएंगे। ये बहुत दिनों तक जब यहाँ बहुत बस्ती हो जाएगी तब धीरे धीरे कहीं और है मेरे जीवन की भी। तो जो गांधी के सोच को बताती है कि अगर हमें एनवायरमेंट इस चेंज से, क्लाइमेट चेंज से बचना है तो हमें अपनी सोच में परिवर्तन करना होगा। और जो सोच में परिवर्तन आर्ने नेस ने जो जिसके बारे में इंगित किया है कि हमें ये सोचना होगा कि किस प्रकार से हम इस धरती को अपनी माँ माने और अपने सोच में परिवर्तन करने पर बाकी जो कॉस्मेटिक चेंजेस हैं वो अपने आप हो जाएंगे। और ये सारा सिद्धांत जैसे मैंने बताया गांधी के अहिंसा के सिद्धांत से पर आधारित है। तो गांधी का अहिंसा का सिद्धांत में ये निहित है कि हम प्रकृति के साथ मिलकर रहें, प्रकृति और हम में कोई अंतर नहीं है और प्रकृति के साथ वैसा ही व्यवहार करें जैसा कि हम अपने घर वालों के साथ व्यवहार करते हैं। अब इन सब कहने के बावजूद भी हम देख रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज तो क्योंकि इसका काउंटर आर्ग्यूमेंट जो है वो मॉडर्निस्ट देते हैं, आधुनिकवादी जो है, जो कि जिन्होंने जो एंथ्रोपोमॉर्फिस्ट हैं वो ये मानते हैं, उनका आर्ग्यूमेंट बड़े अच्छे होते हैं। वो ये कहते हैं कि साहब पृथ्वी पर बारे में इतनी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि पृथ्वी में ये एक सहज शक्ति है कि वो अपने आप को इन चेंजेस, जो भी चेंजेस आते हैं उसको वो एब्जॉर्ब कर लेती है। इसलिए हमें इतना चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। हमारे से पहले भी हजारों वर्ष तक रहे हैं लोग या दूसरे जीव रहे हैं और आगे भी रहेंगे। तो पृथ्वी स्वयं अपने आप को समायोजित कर लेती है चीजों के अनुसार और इसलिए हमें उसके बारे में ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। और इसके लिए बहुत से उदाहरण भी वो देते हैं कि इतने हजारों वर्षों में कई बार ऐसे, जैसे एक किताब है द सिक्स्थ एक्सटिंक्शन पुस्तक है जिसमें कहा कि 5 बार धरती पर जीवन समाप्त हो गया था और अब 6ठी बार होने वाला है। लेकिन 5 बार जो समाप्त हुआ जीवन उस वो तो मनुष्य के हाथ में, क्योंकि मनुष्य थे ही नहीं उस समय, इसलिए उनके हाथ में नहीं था। वो तो उल्का यहाँ गिर गई या कोई और एकदम से टेम्परेचर चेंज कोई आ गया किसी कारण से, तो कॉस्मिक चेंजेस के कारण से 5 बार जीवन समाप्त हुआ। लेकिन अब सिक्स्थ एक्सटिंक्शन की तरफ हम बढ़ रहे हैं, छठी बार हम समाप्त होने जा रहे हैं और उसमें बहुत बड़ा योगदान मनुष्यों का होगा। बाहरी उल्काओं से, बाहरी जगह से हमने अपने आप को पूरा नियंत्रित कर लिया है, लेकिन हम स्वयं ऐसे काम कर रहे हैं जिससे कि हम स्वयं इस आपदा को हम उसका आगमन हो उसके लिए हम ऐसी तैयारी कर रहे हैं। जैसे फॉर इंस्टेंस बहुत से उदाहरण दिए गए इस पुस्तक में, जैसे हमने सैटेलाइट बनाई है। अब सैटेलाइट जो बनाए पूरे ब्रह्मांड, पूरी जगह जो जो हमारा वायुमंडल है, जो हमारे ओजोन परत है, उसी में से तो वो वायुयान वो जाते हैं बाहर जो सैटेलाइट से। तो हमने इतने छेद उसमें कर दिए हैं कि अपने आप ही जो ओजोन लेयर है वो धीरे धीरे समाप्त होती जा रही है
कि हम सैटेलाइट बना के देखना चाहते हैं, पूरी दुनिया को नियंत्रित करना चाहते हैं, हम दुनिया के बारे में मालूम करना चाहते हैं, तो हमने सैटेलाइट बना के वहाँ डाल दिए। अब हमको हमारी सारी दुनिया के बारे में मालूम करने की आवश्यकता क्या है? क्यों नहीं हम वैसे रह सकते जैसे आज से 500 साल पहले रह रहे थे? तो हमारी जो कंज्यूमर्स सोसाइटी है, जिसमें हम अपने इंद्रियों को नियंत्रित ना करके उसका एक्सपेंशन कर रहे हैं, उसका विस्तार कर रहे हैं, उससे हम नेचर का दोहन कर रहे हैं, और नेचर का दोहन करके क्लाइमेट चेंज की स्थिति आ रही है। जैसे ये कहा जा रहा था कि अगले 30-40 सालों में तेल खत्म हो जाएगा, ऑयल ही खत्म हो जाएगा। तो जब ऑयल ही खत्म हो जाएगा तो इतनी सारी कारें, ट्रेन और इतनी चीजें चल रही, वो चलेगी कैसे? लेकिन आप देखिएगा अभी जो कोविड-19 आया है, इससे वैसे ही खत्म हो गया, क्योंकि वो उसको ऑयल को कोई यूज करने वाले ही नहीं है। जब कारें नहीं चल रही है, गाड़ियां नहीं चल रही है, जहाज नहीं चल रहे, तो ऑयल यूज कहाँ करेंगे? तो प्रकृति ने स्वयं ने, एक सेंस में अगर हम कहें इसको दूसरी तरह से, तो प्रकृति ने स्वयं ने समय समय पर ऐसे इंडिकेशन दिए हैं कि अगर आप हमसे छेड़खानी ज्यादा करोगे तो हम आपके इस लालच को नियंत्रित कर लेंगे, प्रकृति स्वयं नियंत्रित कर लेगी। जो हमारा लालच था कि हम छोटी गाड़ी से बड़ी गाड़ी लेते रहे, हर आदमी के पास 2-2 गाड़ियां हो, हर शहर में गाड़ियां हो, बड़े बड़े कारखाने बने, बड़े बड़े हवाई जहाज चले, वो सब हमारे इस कोविड-19 ने 1 मिनट में हमको समाप्त कर दिया। तो प्रकृति के ये इंडिकेशंस हैं, ये संकेत हैं कि हमें किस प्रकार से अपने आप को नियंत्रित रखना चाहिए, हमें किस प्रकार से सादा जीवन, उच्च विचार के को मानना चाहिए, जो कि गांधी ने कहा था। तो इसलिए हम जब क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं, तो मेरा मानना है कि हम क्लाइमेट चेंज की बात तब की जा रही है जब हम इस एंथ्रोपोमॉर्फिक सोच से बाहर नहीं आ रहे हैं। गांधी ने इसको कभी स्वीकार नहीं किया कि मनुष्य पूरी दुनिया, पूरी ब्रह्मांड का केंद्र है। उसने बार बार ये कहा है कि मेरे को इस धरती पर रहने का उतना ही अधिकार है जितना इस चींटी को रहने का अधिकार है। अब चींटी ये बोल नहीं सकती है, मैं बोल सकता हूँ, या मैं चींटी से ज्यादा शक्तिशाली हूँ उसके संदर्भ में, तो मैं उसके घर को नष्ट कर सकता हूँ। लेकिन किसी को नष्ट करने की शक्ति होने का अर्थ ये नहीं है कि आपके पास उसका राइट है, आपके पास उसका अधिकार है। अधिकार नैतिक होते हैं, अधिकार सबके पास समान है इस धरती पर रहने का। इसलिए हम जो विकास कर रहे हैं, वो विकास को नियंत्रित करने की आवश्यकता है। वो विकास इंद्रिय जनित सुख को बढ़ाने के लिए न किया जाए, अपितु विकास सिर्फ ये किया जाए कि हम अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा कर सकें। तो इसलिए जब इसकी बात कर रहे हैं मुख्य रूप से कि कैसे हम देखें कि ये जो क्लाइमेट चेंज है, इसमें गांधी की फिलॉसफी कहाँ फिट होती है, तो पहली बात जो मैंने सूत्र के रूप में कही है कि गांधी का अहिंसा का सिद्धांत इसमें पूर्णतया फिट होता है। गांधी ने जो अहिंसक बात कही है, उसके आधार पर ही ये डीप इकोलॉजी का कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ है, और उसके आधार पर ही ये एनवायरमेंट बचाओ आंदोलन को आधार बनता है। दूसरी बात कि क्लाइमेट चेंज को रोका कैसे जाए, इसमें भी गांधी के विचार बहुत महत्वपूर्ण है, और मुख्य रूप से जो उसने आंदोलन करने की भूमिका बताई है, वो गांधी के विचारों पर आधारित है। हमने सुना है भारत के संदर्भ में, तो हम कह सकते हैं कि कैसे चिपको आंदोलन आरंभ हुआ, यानी जिसमें कहा गया कि पेड़ को काटोगे तो पेड़ से चिपक जाएंगे और हम उसको काटने नहीं देंगे। हमारे राजस्थान के अंदर एक खेजड़ी का आंदोलन बड़ा चला था कि खेजड़ी को काटने के लिए लोगों ने अपना जीवन दान दे दिया, महिलाओं ने जीवन दान दे दिया, खेजड़ी के साथ कट गए। एक पेड़ होता है खेजड़ी, उसको बचाने के लिए रेगिस्तान में। तो गांधी का इन एनवायरमेंट को बचाने के लिए जो वो मानता है कि एक प्रकार का अन्याय है, तो उस अन्याय से बचाने के लिए आंदोलन जो करने चाहिए उसकी रूपरेखाएं बताई है। जो आंदोलन राष्ट्र के, राज्य के जो द्वारा अन्याय किया जाता है उसको बचाने के लिए जो बातें कही गई है, वही बातें लागू होती है जब हम एनवायरमेंट को बचाने की बात करें। इसलिए दुनिया भर में जितने एनवायरमेंट बचाओ आंदोलन चल रहे हैं या चलते हैं या चलेंगे, वो सब गांधीयन प्रिंसिपल्स पर आधारित होते हैं, क्योंकि एनवायरमेंट बचाने के लिए नॉन वायलेंस ही आधार है आंदोलन का। अगर हम हिंसा के द्वारा इसको बचाने की कोशिश करते हैं तो फिर हम में और उनमें कोई अंतर नहीं है, क्योंकि वो भी हिंसा कर रहे हैं। जो मुख्य रूप से एनवायरमेंट बचाओ आंदोलन होते हैं, वो इस धारणा पर आधारित है कि जंगल के साथ, पानी के साथ, प्रकृति के साथ जो हिंसा हो रही है, उस हिंसा से हमको बचाना है, उस हिंसा को समाप्त करना है, और उस हिंसा को समाप्त करने के लिए अहिंसक आंदोलन की आवश्यकता है। तो इसलिए गांधी दर्शन की जब हम बात करें तो न केवल सैद्धांतिक रूप से गांधी बहुत महत्वपूर्ण है,
उसने अहिंसा का सिद्धांत दिया है, उसने सादा जीवन का सिद्धांत दिया है, उसने ये जो उपभोक्ता संस्कृति के विरुद्ध उसने बात की है, उसने मशीनीकरण का विरोध किया है, उसने पश्चिमी सभ्यता जो मशीनीकरण को बढ़ावा देती है और जिससे प्रकृति नष्ट होती है, उसको एक शैतानी सभ्यता तक का नाम दिया था और कहा था कि ये केवल यूरोप की बात नहीं है, अगर हम भी उसको फॉलो करेंगे तो हम भी उस शैतानी सभ्यता की तरफ जा रहे हैं। तो सिद्धांत के स्तर पर गांधी ने ऐसे बहुत से विचार दिए हैं जिनका पालन करने पर हम इस क्लाइमेट चेंज के माहौल से अपने आप को बचा सकते हैं। जितना नेचर समाप्त हुई है, जितना नेचर को हमने डिस्टर्ब किया है, उसको अब उसके बाद में वापस से उसमें हीलिंग कर सकते हैं। और दूसरी तरफ उसके न केवल विचार दिए, अभी तो उसने काम भी ऐसे किए हैं, जो आंदोलन किए उसने, उन आंदोलनों को अगर हम देखें तो वैसे ही आंदोलन हमें प्रकृति के प्रति जो हिंसा हो रही है उससे बचाने के लिए आवश्यक है। तो हम कह सकते हैं गांधी ने न केवल सिद्धांत के स्तर पर ये कहा कि हम गांधी इसको प्रकृति को बचाएं उनके सिद्धांतों का पालन करने पर, अभी तो व्यवहार में भी ऐसे आंदोलन खड़े किए जो कि प्रकृति को बचाने में सहायक सिद्ध हो रहे हैं और जिसका उपयोग बहुत सी जगह पर, जैसा मैंने बताया चिपको आंदोलन है या जितने भी भारत में जैसे आणविक जो कारखाने लगते हैं उसके खिलाफ जो आंदोलन होते हैं वो भी इसमें शामिल है, क्योंकि आणविक शस्त्र का बढ़ना प्रकृति को नष्ट करने में सहायक होगा। तो ये जो डिसआर्मामेंट है कि आणविक शस्त्र खत्म होने चाहिए, आणविक शस्त्र को बिल्कुल समाप्त कर देना चाहिए, ऐसी ट्रीटी, ऐसी संधि होनी चाहिए देशों के मध्य में कि आणविक शस्त्र कोई नहीं बना पाए। ये भी गांधीवादी सिद्धांत पर आधारित है, क्योंकि आणविक शस्त्र आप जानते हैं सबसे ज्यादा प्रकृति को नष्ट कर सकते हैं बहुत कम समय में। तो वो जो बातें जो मनुष्य ने खुद को केंद्र मानकर और इस धरती पर नियंत्रण करने के लिए लागू की है, बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उसका गांधी हमेशा से विरोध करता रहा है। गांधी ने कहा है कि व्यक्ति और मनुष्य और दूसरे प्राणियों में या जीव जंतुओं में, इवन पौधों में कोई अंतर नहीं है इस अधिकार के संदर्भ में कि सभी यहाँ पर समान रूप से रह सकते हैं, सभी का यहाँ पर रहना समान रूप से हो सकता है। तो ये मुख्य रूप से हम कह सकते हैं कि गांधी के जो विचार हैं वो इसके संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। मैं इतना ही आज कहना चाहूंगा। आपने बुलाया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी सर, इतनी प्रेरणादायी और हेलो, am I audible? Yes, yes. Thank you very much, Dr. Naresh Dadi for such an insightful talk. और गांधी जी के विचारों का जो आपने बताया क्लाइमेट चेंज के संदर्भ में किस तरह से वो पुराने समय से जो है वो हमारी परंपराएं जो चली आ रही हैं उनकी आज के समय में भी कितनी प्रासंगिकता है, और गांधीवादी विचार जो है वो अहिंसा का जो मूलभूत विचार है किस तरह से जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में वो भी एक तरह से उन्हीं परंपराओं की एक अभिव्यक्ति है। आज के युग में जब हम गांधी जी के विचारों के ठीक विपरीत चलते दिखाई दे रहे हैं, तो क्या इन परिस्थितियों में जब पर्यावरण के प्रति हमारी चेतना विकसित हो रही है, तो गांधी जी के पर्यावरण संबंधी विचारों को हम आधार बनाकर उनके जो अन्य विचार हैं, क्या उनको आम जनमानस तक पहुंचाने का ये एक बेहतर तरीका नहीं है कि हम गांधी जी को पर्यावरण के साथ जोड़ते हुए उनके जो बाकी मुख्य विचार हैं उनको जनमानस तक पहुंचाएं? क्योंकि जैसा मैं आज विद्यालय स्तर पर देख पा रहा हूँ कि बच्चों में गांधी जी के विचारों के प्रति जो एक सम्मान है वो मुझे कहीं ना कहीं बहुत कम दिखाई पड़ता है। तो क्या ये एक बेहतर अवसर है कि पर्यावरण के माध्यम से गांधी जी के विचारों को फिर पुनः मुख्य धारा में लाकर अन्य विचारों से आम जन को रूबरू कराया जाए? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, मैं आपसे पूरा सहमत हूँ इस बारे में कि गांधी के एनवायरनमेंट संबंधी जो विचार हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है, और बच्चों में चूंकि क्लाइमेट चेंज के प्रति तो जागरूकता है ही, और हम जानते हैं अभी वो स्वीडन की बच्ची है, उसने बहुत काम किया है इसके बारे में। तो जो उस जागरूकता का लाभ उठाकर
हम क्लाइमेट चेंज से गांधी विचारों को जोड़कर गांधी के विचारों को आगे बढ़ा सकते हैं। मैं आपसे सहमत हूँ इस बारे में। और कोई पार्टिसिपेंट अगर कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। संभवतः और कोई क्वेश्चंस नहीं आ रहे। नाउ आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट आवर रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल सर टू प्रेजेंट वोट ऑफ थैंक्स। थैंक यू प्रवेश सिंह जी। प्रिंसिपल सर, बहुत अच्छा लगा प्रोफेसर नरेश जी। हम लोग तो गणित के छात्र रहे, लेकिन क्लाइमेट चेंज का गांधी दर्शन से कैसा संबंध हो सकता है ये आज ही पता चला। और ये वास्तविकता है, जैसा आपने बताया कि प्रकृति को माता की तरह अगर मानते रहेंगे तो हम प्रकृति के अंग रहेंगे और हम जिंदा रहेंगे। हम मतलब हमारी पीढ़ियां। मुझे लगता है विकास का जो रफ्तार हमने पकड़ी है, बिना किसी कंडीशन के हम दौड़ रहे हैं, तो लगता नहीं कि ये युग ज्यादा लंबा चल पाएगा। जैसे आपने अभी बताया था, आपने चिंता व्यक्त की, ग्लेशियर हो या पिघल रहे हैं, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, ओजोन में छेद हो रहे हैं, समुद्री स्तर भी बढ़ रहा है, कल शहर डूबेंगे। और जिस तरह कहते हैं ना कि प्रकृति एडजस्ट कर लेती, जैसे आपके विचारों में आया था, किसी के लिए आपने कहा, तो प्रकृति एडजस्ट तो करती है पर उसकी कीमत ले लेती है। तो खैर बहुत अच्छा लगा। हम चूंकि हम लोग की ये बैकग्राउंड नहीं है, लेकिन हमें इतना अच्छा लगा। और ये जो बात अभी बीच में आई थी वो भी बहुत अच्छी बात है कि स्कूल के जो बच्चे होते हैं, कोमल मानसिकता के, कोमल हृदय के, अगर उनको जितना वो सम्मान भी देते हैं गांधी जी को, और ये शुरू से ये चीजें उसके साथ, उसके कैरियर के साथ, उसकी बुद्धि और मन के साथ जुड़ेंगी, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये पीढ़ियां आने वाली संघर्ष करेंगी और प्रकृति को बचाने में योगदान इनका रहेगा। और मैं समय सिंह जी से फिर कहूंगा कि जब भी अवसर मिले प्रोफेसर नरेश जी को हमारे बीच लाएं, और हमें, मुझे लगता है बहुत सी ऐसी जानकारी शायद जो नहीं है, होनी चाहिए, उसके बारे में कुछ ना कुछ ज्ञान हमें मिलता रहेगा। और मेरी तरफ से, मेरी टीम की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर साहब का और सभी जुड़ने वाले पार्टिसिपेंट्स का। थैंक यू वेरी मच।